हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू OLIS। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 क्लास 9 का आपका पॉलिटी का एनसीईआरटी है और आपके 5 मेजर और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसे कवर कराता है। सो 5 टॉपिक्स है। फर्स्ट आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई। जब भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो तो ऐसे में लोकतंत्र को समझना और आखिर हमने लोकतंत्र को क्यों अपनाया, व्हाई डेमोक्रेसी, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो सेकंड चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की आखिर इस लोकतांत्रिक देश पे डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ ऐसे बेसिक रूल्स, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव जो प्रिंसिपल्स है उनको बनाया गया, तो वह कैसे डिजाइन किया गया। थर्ड इसमें टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कि अगर आप लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया, प्रतिनिधित्व लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया, तो ऐसे में इलेक्शन आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप देखेंगे कि यूपीएससी जो है वह मेंस में स्पेशली आप देखते हैं कि चुनाव से, ठीक है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। होंगी जो सरकार के अंग के रूप में, सहायक के रूप में इंडिपेंडेंट भी और मिलकर भी कार्य करती हैं। तो यहाँ पर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लास्ट है डेमोक्रेटिक राइट, क्योंकि जब तक आपने एक लक्ष्मण रेखा, डू नॉट क्रॉस की लाइन गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में नहीं खींची है कि इवन एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम उस कंट्री को कह सकते हैं कि जहां पर जो सिटीजन्स है उनको इवन इतने राइट्स दिए गए हो, चाहे वह फंडामेंटल राइट के रूप में हो, कि गवर्नमेंट जो है वह उन्हें कभी भी अपनी मनमर्जी के अनुसार ना छीन सके। सो यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स। सो 5 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सो बेसिकली देखो 6, 7, 8 का जो पॉलिटी है, ठीक है, उसमें काफी ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां इंपॉर्टेंट सारे काफी सारे आपने देखे होंगे कि यूपीएससी के द्वारा जो टॉपिक्स हैं सीधे वहां से पूछ लिए गए। जैसे आप बेसिक डेफिनेशन की बात कर लें तो काफी सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह आते हैं। तो यहाँ पर वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही क्लास 9 आप चाहें तो यहाँ ये जो 5 चैप्टर्स है इसे हम क्वेश्चन से कवर करेंगे, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट करेंगे। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं तो एक चैप्टर का मैं आपको शुरुआत में बता दूंगी कि आपको फ्लो चार्ट जो है वह कुछ इस तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना है और साथ ही आपको रिवीजन पर बहुत फोकस करना है। सो यहाँ पर प्रीलिम्स में एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वह प्ले करता है, बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा कि बहुत डायरेक्ट ना सही बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एटलीस्ट 30 to 35%, इवन ये परसेंटेज समटाइम्स बढ़ भी जाता है। जैसे आप 2018 का पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लीजिए तो 18 में से 15 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, बट समटाइम्स नहीं मिल पाते, 50% भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्टूडेंट्स पहले आपको बेसिक अपना जो है वह स्ट्रॉन्ग करना है, देन उसके बाद फिर करंट अफेयर से स्टैटिक को जो है वह आपस में समझते हुए दोनों को कवर करना है। सो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखो आगे जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 होगा उसमें हम समझेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसके प्रॉस कॉन्स के साथ साथ क्या इसकी चुनौतियां हैं वर्तमान में, क्या इसके चैलेंजेस है एंड हाउ टू ओवरकम इट, कैसे हमें इससे निकलना है और कैसे अगर हम इतने वर्षों से एक सफल लोकतंत्र के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तो किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। तो ये चीज हम क्लास 10 में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे शुरुआत में मैं आपको एक डेफिनेशन के साथ जो है वह इस पूरे चैप्टर को क्लियर करती हूं, बिकॉज ऑफ केवल एक फ्लो चार्ट जो है वह काफी है इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए। सो देखो फर्स्ट है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई। सो आपको कैसे नोट्स बनाना है मैं एक टॉपिक का बता देती हूं। तो देखो यहां पर जब मैं डेफिनेशन की बात करूंगी सो आप देखते हैं कि जो लोकतंत्र की एक डेफिनेशन है वह क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the person. अब देखो ये जो एक डेफिनेशन है इसमें 4 जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स वह छिपे हुए हैं। सो देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड
सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट है रूरल्स, थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट है इलेक्टेड एंड फोर्थ इसमें कॉन्सेप्ट है पर्सन। सो देखो कैसे आखिर इसमें ये कॉन्सेप्ट निहित है उसको हम समझते हैं। सो फर्स्ट देखो कि जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो शासक है वह लोगों के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर फोर जो आपके सामने मेन कॉन्सेप्ट है वह निकल कर आते हैं। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम बात करें रूरल्स की, सो बेसिकली ये जो शासक है वह कौन होगा, हु आर द रूरल्स, ठीक है। सेकंड देखो, जब हम इलेक्टेड की बात करेंगे फ्रेंड्स, जब हम इलेक्टेड की बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, सेकंड क्या हमारे सामने क्वेश्चन उठकर आता है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। थर्ड हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि ऐसे शासकों के द्वारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया जाएगा जिसका चुनाव लोगों के द्वारा होगा, बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि ये जो पर्सन है वह कौन होंगे, हु आर द पीपल, ये लोग कौन होंगे, ये लोग जो है वह कौन होंगे। और फोर है कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया जाएगा, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर तलाशते तलाशते आपका पूरा चैप्टर जो है वह खत्म हो जाता है इस एक डेफिनेशन में। सो यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, मैक्सिको है, पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे है, ठीक है, यूएस है, ब्रिटेन है, इनका एग्जांपल्स देकर इस चैप्टर में ठीक तरीके से समझाया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वह कहां पर किस तरीके से होगी। और अगर पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान अगर इस डेफिनेशन को अपनाए तो पाकिस्तान जो है वह कहां खरा नहीं उतरता, और क्यों आखिर हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते। देन सेम चीज होगी चाइना के साथ कि चाइना में जो है वह इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन क्यों वहां पर हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कह सकते, जबकि वो मानता है कि शायद वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसे अलग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली देखो कि यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स आए और इस 4 पॉइंट से 4 क्वेश्चंस आए। अब देखो इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो कि सबसे फर्स्ट जब हम कहेंगे कि रूरल्स कौन होंगे, हु आर द रूरल्स, तो इसमें एक आंसर आता है कि फ्री एंड मेजर डिसीजन जो है, ठीक है, जो मेजर डिसीजन है वो हमारे यहां इलेक्टेड पर्सन लेंगे, ठीक है, इलेक्टेड पर्सन लेंगे, इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। तो यहां पर देखो शासक कौन हो गया, शासक वो हुआ जो लोगों के द्वारा चुना गया है, और जो मेजर डिसीजन है वह इन्हीं लीडर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर शासक वाला मुद्दा सॉल्व हो गया। देन सेकंड इज इलेक्टेड, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। सो यहाँ पर देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन होना चाहिए। सेकंड क्या है, इसका आंसर क्या है, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। देन थर्ड है हु आर द पीपल, ये लोग कौन होंगे। सो यहाँ पर एक मूल्य हमें समझ आता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे वहां पर ऐसे लोगों के द्वारा शासकों को, रूलर्स को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, जहां पर वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, ठीक है, जहां एक व्यक्ति होगा वह एक वोट देगा और उसका जो मूल्य है वह एक होगा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो पर्सन है वह कौन होगा, और आखिर इसका जो पार्टिसिपेशन है वह किन बेसिक प्रिंसिपल्स पर होगा। देन लास्ट देखो व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन लास्ट क्या है फ्रेंड्स, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो देखो इसका भी एक आंसर है, और इसका जो आंसर है वो ये है व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि ऐसी गवर्नमेंट हो, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार चले, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चले, एंड रिस्पेक्ट करे राइट्स की, एंड सिटीजन्स को जो राइट दिए गए हैं उनका क्या करे, रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स।
तो यहाँ पर इस तरह की गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है इन मेन की पॉइंट्स में है। अब इसे हम समझेंगे 2025 मेजर क्वेश्चंस के द्वारा कि आखिर कैसे जो क्वेश्चंस है वह बन सकते हैं, कहां पर जो प्रश्न है, ठीक है, वे करंट अफेयर से क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा जा सकते हैं, कहां पर केवल स्टैटिक पॉइंट को पूछा जा सकता है। और जब हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो अगर वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो एक गवर्नमेंट के रूप में चाहे यूएन हो, यूएनएससी हो, उसके जो भी बाकी ऑर्गन्स है वह किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या वर्ल्ड बैंक है, क्या IMF है। तो यहाँ पर एक होल सोल देखेंगे कि स्टैटिक से करंट अफेयर को कवर करके लगभग 20 to 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही बोथ पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए एक बार और मैं आप सभी को बताती हूँ कि यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन ली, डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स आए एंड इन 4 पॉइंट्स में हमने देखा कि जो शासक है वह कौन होगा और किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इनका रूल होगा। तो यहाँ पर हमने पाया कि लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड किए गए पर्सन है वो मेजर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब देखो इस एक एक पॉइंट पर हम 1 से 2 जो प्रश्न है क्वेश्चन है वह सॉल्व करेंगे। तो इसका जो एकदम बेसिक ट्रक्स है वो आप समझ पाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन में हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। कि मान लीजिए चाइना में देखो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आती है और हर साल केवल वही आती है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वे कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेकर कि क्या हम चुनाव लड़ ले। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप सोचिए वही चीज से इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचिए कि यहाँ पर अगर एक पार्टी जो है कांग्रेस जो है मान लीजिए बीजेपी से पूछे कि चलिए मैं क्या चुनाव लड़ूं नेक्स्ट, है ना, या फिर कोई भी पार्टी, तो ABC जो भी पार्टी अगर वह किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से परमिशन ले रही है तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल जो प्रोसीजर है वह अपनाया जा रहा है? तो ऐसे देश में कभी भी डेमोक्रेटिक उसे हम नहीं कह सकते। देन थर्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो मूल्य है आखिर इसे क्यों अपनाया गया? बिकॉज ऑफ मान लीजिए कि एस्टोनिया है या कोई और ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा वहां के जो मूल नागरिक है, मूल निवासी है, उनका जो वोट वैल्यू है वह ज्यादा है, मान लीजिए 2 पॉइंट, और वहां पर जो इंडियन रह रहा है उसका वोट वैल्यू 1 है। तो यहां आप देखते हैं कि क्या आप इसे सही डेफिनेशन मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो केवल ये डेफिनेशन ये केवल परफेक्ट नहीं हो सकती एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, एक डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए, बल्कि इसके चारों तरफ और भी ऐसे की पॉइंट्स हैं और उसके अंतर्गत कुछ ऐसी शर्तें हैं जब तक आप उसे फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में नहीं आ सकते। क्लियर? सो यहाँ पर ये पूरा आपका बेसिकली चैप्टर है। एंड फोर्थ फॉर्म है जो कि अगर आप किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रहे हैं तो जो कानून के शासन के द्वारा चले, जो कि कुछ लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चले, एंड साथ ही सिटीजन्स के लिए जो उनके राइट्स दिए जा रहे हैं उसका भी सम्मान करें। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 है। आई थिंक मैं समझाने में सफल रही होंगी, और अगर फिर भी इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैम समझ में नहीं आया या फिर इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।